दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रतीक, और मैं हूं अभी एक ऐसे देश जहां का कल्चर, रिलीजन और वेदर सब कुछ मिलता जुलता है हमारे देश इंडिया से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। नेपाल जो कि इंडिया का सबसे करीबी मित्र है, और यहाँ आने जाना इतना आसान है कि आपको सिर्फ आधार कार्ड पे आप एंटर कर सकते हो इस कंट्री में। तो दोस्तों मैं हूँ अभी काठमांडू में। इस व्लॉग में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेपाल, नेपाल कैसे क्रिएट हुआ, इसकी जियोग्राफी क्या थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की, क्या स्ट्रगल रहा इनकी कंट्री पे, कितने अटैक हुए, ये सब मैं चीज़ें बताऊँगा इस व्लॉग में। क्योंकि अगर आप नेपाल आ रहे हो तो आपका ज़रूरी है नेपाल के हिस्ट्री को जानना। नेपाल एक ऐसा देश जहाँ 75% माउंटेन्स हैं, टेरेन्स हैं। सन 1800 तक यहाँ पे किंगडम ऑफ गोरखा हुआ करता था। उसके बाद एज यू ऑल नो हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ। उन्होंने पूरा इंडिया और आसपास के एरियाज़ को कवर कर लिया था, बट दिस वाज द टाइम जहाँ पे उन्होंने ट्राई किया नेपाल पे अटैक करने का इन 1814 टू 1816। ये 2 साल तब रहते जहाँ पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी एरिया कवर कर लिया नेपाल का, जिसे कहते हैं एंग्लो नेपालिस वॉर। इसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसे ट्रीटी ऑफ सुगोली भी कहा जाता है। इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि कौन सा पार्ट ऑफ नेपाल ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे और कौन सा पार्ट सिर्फ नेपाल के गोरखा लोग जो यहाँ पे किंगडम था वो कंट्रोल करने वाले हैं। और इसी बीच नेपाल ने खो दिया दार्जिलिंग एंड सिक्किम का वो पार्ट जो आज हमारे इंडिया में आता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसे भी कवर कर लिया था। और जब हमारी कंट्री से ब्रिटिशर्स गए तब वो पार्ट मिल गया इंडिया को। तो दोस्तों इंडिया और नेपाल के रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं, बट रिसेंटली 2015 में एक ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। इंडिया ने एक रोड बनाई है उस एरिया में जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर इंडिया और नेपाल के बीच। तो बात शुरू होती है दोस्तों 1814 से 1816 में जो वॉर हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन किया गया था। उसके बाद 1824 में ब्रिटिशर्स ने एक मैप निकाला कि हम नेपाल की बाउंड्री को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया कि जो नेपाल की फार वेस्टर्न बाउंड्री है जहाँ पे महाकाली रिवर पाई जाती है, उसके सोर्स से बाउंड्री मानी जाएगी नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री, और इसके साथ साथ जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसे माना जाएगा मेची रिवर के सोर्स से। तो दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था, बट महाकाली रिवर के 2 सोर्स थे। एक आप देख सकते हो रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। ये 2 सोर्स थे महाकाली रिवर के। अब नेपाल ये कहता है कि मेन सोर्स ऑफ रिवर को ही माना जाए वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल, बट इंडिया कहता है कि स्मॉल सोर्स को माना जाए वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल। पहले ब्रिटिशर्स ने मांगा 1824 में कि इस रिवर को हम मानेंगे कि ये है ओरिजिन ऑफ रिवर। तो जो ऊपर का ये पार्ट है नेपाल का, ये नेपाल को दे दिया गया। 1860 में दोस्तों उन्होंने सोचा ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ये पार्ट तो हमारे काम आ नहीं रहा है, तो वापस से उन्होंने एक और नया मैप निकाला नेपाल का, जिसमें उन्होंने माना सोर्स ऑफ रिवर को जो छोटी सी रिवर आ रही है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि अब ये पार्ट इंडिया के पास है कि नेपाल के पास। तो ये सब इश्यूज़ की वजह से अब उसी पार्ट में इन्होंने चाइना और इंडिया ने एक ट्रेड डील साइन की है, जिसमें उस पार्ट को यूज़ लिया जाएगा ट्रेड करने के लिए दोनों देशों के बीच। और नेपाल को ये है कि आपने बिना बताए क्योंकि ये चीज़ें, तो वो भी अपनी जगह सही है। एंड इंडिया को शायद टेंशन था कि चाइना के बॉर्डर पे लगता है वो, तो वहाँ से अटैक हो सकता है। तो दोस्तों नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना 1990 में। उससे पहले यहाँ शासन हुआ करता था मोनार्क का, वही किंगडम संभालते थे राजा महाराजा लोग। बट 1990 के बाद डेमोक्रेटिक बनी, तब उन्होंने पेपर्स देखे पहले के, तब उन्हें समझ आया कि नहीं यार, ये जो मैप है असली मैप को ही हम मानते हैं और नेपाल को उसी मैप के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाना चाहिए। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए इंडिया नेपाल के बीच, और अभी भी इस पे इश्यूज चल रहे हैं, बट स्टिल दोनों कंट्रीज़ के बीच अच्छी मूवमेंट है। तो आई थिंक इसे अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। बट लेट्स सी, आई होप फ्यूचर में भी चीज़ें सॉर्टेड रहें, क्योंकि दोनों देशों के लोग काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी अच्छा कल्चर है, दोनों हिंदुइज़्म में बिलीव रखते हैं और काफ़ी कनेक्टेड हैं, दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गई बात भारत और नेपाल के बीच के रिलेशंस की। अब हम बात करेंगे नेपाल के जियोलॉजी के बारे में, कैसे नेपाल की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ अभी एक ऐसी लोकेशन जिसका नाम है स्वयंभू स्तूपा। स्वयंभू का मतलब है जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, अपने आप एग्जिस्टेंस में आया हो।
तो दोस्तों स्वयंभू पुराण, ये एक ऐसा पुराण है जो नेपाल में काफ़ी टाइम से है, सबसे पुराना पुराण इसको मान सकते हो। इसी पुराण में आपको बताया गया है बुद्धिज़्म के बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड बुद्धा जो हुए उनके बारे में बताया गया है। ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ काठमांडू वैली, इसके बारे में इस पुराण में बताया गया है। मैं हूँ अभी स्वयंभू स्तूपा, एक ऐसी जगह जो सबसे पहले नेपाल में उत्पन्न हुई थी। उससे पहले नेपाल वॉज सबमर्ज्ड इन दी वाटर, मतलब ये पूरा नेपाल का एरिया एक लेक था। एक आप इस पूरे देश को एक लेक मान सकते हो। तो ये पूरा कंट्री पानी के अंदर था, ऐसा लेक था। और ऐसा माना जाता है पुराणों में कि उस लेक में थे बहुत सारे स्नैक्स एंड बहुत सारे प्लांट्स। तो विपस्वी बुद्धा ने इस लेक के बारे में सुना और वो आए इस लेक पे। उन्होंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स एंड सो मेनी प्लांट्स, बट वहाँ कोई भी लोटस नहीं था। सो ही प्लांटेड अ सीड ऑफ लोटस। ये वो जगह है जहाँ पे वो स्तूपा है, मैं जल्दी दिखाऊंगा। तो उस लोटस का मिरेकली, एक चमत्कार कह सकते हो इस चीज़ को, कि 80,000 साल बाद यहाँ एक लोटस होगा। और उस लोटस को माना जाता है कि वो मैनिफेस्ट करने से हुआ था। स्वयंभू मैनिफेस्टेड इटसेल्फ एज अ सेल्फ मैनिफेस्टेड फ्लेम। मंजुश्री बुद्धा जो यहाँ डिवोटी करते थे, जो यहाँ पूजा करते थे और अपना मेडिटेशन किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये पूरे लेक के अंदर एक स्तूपा है, बट तीर्थयात्री यहाँ कैसे आएंगे। तो उन्होंने एक पाथ को कट किया टू द ड्रेनेज ऑफ द लेक। साउथ साइड में सारा पानी बह जाए और लोग, ताकि तीर्थयात्री इस स्तूपा तक आ पाएँ। ऐसे काठमांडू वैली की शुरुआत हुई, ऐसे काठमांडू वैली बनी थी। फिलहाल मैं हूँ इस स्तूपा की हाफ वे पे, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बाकी है। टोटल स्टेयर्स का नंबर है यहाँ पे 365। स्वयंभू स्तूपा, स्वयंभू मीन्स सेल्फ मैनिफेस्टेड। इट इज़ द हॉलीएस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन नेपाल एंड इट्स 15 ईयर्स ओल्ड, 1500 ईयर्स ओल्ड। 1979 से ही इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। जो भी लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, हिंदू कल्चर को मानते हैं, वो यहाँ आते हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एंड फॉर द ब्लेसिंग्स। बुद्धा का मूर्ति, और यहाँ पे लोग कॉइन्स फेंक रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। वहाँ एक बकेट है, उसमें चला जाए कॉइन। जो जाता है उन्हें लगता है कि लकी इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, और अदरवाइज़ सारे कॉइन्स नीचे जाते हैं इस पॉन्ड में। इंटरेस्टिंग है यार, ये भी अच्छी लगी चीज़। बट ये स्तूपा काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, काफ़ी देर तक आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम जाएंगे यहाँ से, एग्ज़िट लेंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है और काफ़ी हिस्ट्री आपको मैंने बता दी इस प्लेस की। रास्ते में वॉक करते करते एक ऐसी लोकेशन मिली जहाँ से तुम नज़ारा देखोगे, एकदम ड्रीमी है। लग ही नहीं रहा यार कि ये नेपाल हो, काठमांडू हो। जस्ट लुक एट दिस, ये यहाँ पिंक कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, सामने कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। इसका मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक शॉट्स। तो भाई नेपाल में भी इंडिया की तरह ही लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम है, एज यू कैन सी। और यहाँ का एक लोकल ऐप है पथाओ, जहाँ बुक कर सकते हो बाइक, कैब, कार एंड ऑल्सो फूड। तो इसके लिए आप बुक कर सकते हो बाय यूजिंग पथाओ ऐप। और पथाओ ऐप पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे 3 बार राइड लेने पे काफ़ी अच्छे ऑफर मिल जाते हैं। लगभग 50 नेपाली रुपीज़ का डिस्काउंट मिला मुझे, 2 बार अभी तक मिल चुका है, 3rd बार पे मिलेगा। तो आप पथाओ ऐप यूज़ ले सकते हो। ऐसे एशियन कंट्रीज़ में ग्रैब ऐप काम करती है, बट इट्स द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल। एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे थोड़ा सा इशू है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने में, बट यू कैन यूज़ दी पथाओ ऐप। तो भाई स्वयंभू स्तूपा से बोधनाथ स्तूपा की डिस्टेंस है लगभग 11 से 12 किलोमीटर, और उस डिस्टेंस का मुझे पेमेंट आई है लगभग 187 नेपाली रुपीज़। इंडियन करेंसी में ये होते हैं 116 रुपये। तो स्टिल इट्स वर्थ इट। 10 रुपीज़ पर किलोमीटर में आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो, एंड सुपर चीप सुपर फास्ट ऑप्शन है। अब जैसे मुझे सनसेट कवर करना था तो हम जा रहे हैं बौद्धनाथ स्टेज। तो ये है दोस्तों बौद्धनाथ स्तूपा, जो है हमारी सनसेट के लिए बेस्ट लोकेशन। यहाँ आप आ सकते हो एक्सप्लोर करने। बौद्धनाथ स्तूपा एक ऐसी जगह जो सेमी सर्कल आकार में बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि इसको अर्थ और स्काई के बीच में एक हॉरिजन माना गया था, जो कि डिफाइन करता है अ गेटवे टू दी हेवन। और ऐसा माना जाता है यहाँ पे बौद्ध के रिमेन्स एंड रिलिक्स यहीं रखे हुए हैं। एज़ यू कैन सी यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म हैं। उन तीनों प्लेटफॉर्म को माना गया है कि वो हैं स्काई,
एंड वो बीच में जो आपको स्फेरिकल पार्ट दिख रहा है वो है वाटर एंड दिस ऑल स्ट्रक्चर इट्स लाइक अ हॉरिजन टू द स्काई। तो दोस्तों इस स्तूपा को 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। 600 AD में इसको बनाया था तिब्बतियन किंग ने और मैनी किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड, कैन यू बिलीव, गोल्ड से बनाया गया था इस स्ट्रक्चर को। इन शॉर्ट ये पूरा स्तूपा सिग्निफाइज करता है आपके 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, जिनमें आता है धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन सबको सिग्निफाइज करता है। ये स्ट्रक्चर इसके चारों ओर देखोगे तो ये आइस बनी हुई है जो डिफाइन करती है थोड़ा सा एम्पैथिकनेस, पैसिवनेस। इस स्तूपा के राउंड करते करते अगर आप देखोगे यहाँ से आप एंटर कर सकते हो अंदर जाने के लिए स्तूपा में, और इसी के चारों ओर अगर आप देखोगे तो मार्केट बना हुआ है, आप विजिट कर सकते हो मार्केट भी। भाई अलग ही एनर्जी लेवल है यहाँ। तो यहाँ घूम के इतनी अच्छी वाइब आ रही है ना, एकदम पीसफुल। मेरे सामने यहाँ से आप देख सकते हो यार कितने सुंदर कलर्स हैं, और ये रहा स्तूपा के सामने ही मार्केट बने हुए हैं, और एकदम ऐसी यूरोपियन वाइब है। इस बिल्डिंग्स आर सो कलरफुल। तो आई होप दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ आता है कि मुझे किस टाइप के वीडियोस बनाने हैं। तो आप लाइक ज़रूर करें, और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और अपना ध्यान रखें, माता पिता का नाम रोशन करें।